Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, 13 मार्च 1943 को पोलैंड के क्राको जिले में एसएस और पुलिस के कमांडर जूलियन शेरनर ने क्राको में यहूदी बस्ती के लिक्विडेशन के आदेश दिए और 14 मार्च 1943 यानी आज ही के दिन क्राको घेटो के लिक्विडेशन का काम पूरा भी कर लिया गया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि असल में हम क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, नाजियों के सत्ता में आने के बाद उन्होंने यहूदियों की स्वतंत्रता को नकारने और उनके अधिकारों को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से कानून पेश किए। यहूदी डॉक्टरों, वकीलों और दुकानों का बहिष्कार 1933 में शुरू हो चुका था और 1935 तक यहूदियों को सिविल सेना या सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। सितंबर 1935 में नर्मबर्ग कानूनों के आने के बाद यहूदी लोगों को हाशिए की तरफ धकेल दिया गया। यहूदियों के गैर यहूदियों से शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी नागरिकता को हटा लिया गया, जिसमें उनके वोट देने का अधिकार भी शामिल था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और अधिक प्रतिबंध लगाए गए, यहूदियों को सभी व्यावसायिक गतिविधि करने से भी रोक दिया गया और यहूदी बच्चों को राज्य के स्कूल में जाने से भी रोक दिया गया। 1938 में आगे के कानूनों के अनुसार पुरुषों को अपने नाम के बीच में इजराइल और महिलाओं को अपने नाम के बीच में सारा रखने का फैसला सुनाया गया। सभी जर्मन यहूदियों को अपने पासपोर्ट पर जे का निशान रखना होता था। 9 नवंबर 1938 को नाजियों ने सभी नाजी क्षेत्रों में यहूदियों के खिलाफ प्रोग्राम्स, जिसको कि हम बोलते हैं कि एक विशेष समूह को टारगेट करना, शुरू किया। यह बर्बरता, हिंसा और उत्पीड़न की रात थी, जिसे कई लोगों ने तब द बिगिनिंग ऑफ द हॉलोकॉस्ट के रूप में वर्णित किया है। 91 यहूदियों की हत्या कर दी गई और 30,000 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। इसी के साथ सभी यहूदियों को या तो मार दिया गया या उन्हें बच्चे समेत रातों रात जर्मनी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। 1939 में पोलैंड पर आक्रमण के बाद नाजी फोर्सेस ने क्राको को सामान्य सरकार की राजधानी के रूप में बदल दिया। यह पोलैंड का एक ऐसा क्षेत्र था जिसे कब्जे के तुरंत बाद जर्मनी में शामिल नहीं किया गया था। आक्रमण के तुरंत बाद शहर की यहूदी आबादी का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया और यहूदियों को पहचान करने वाले आर्म बैंड्स पहनने की जरूरत होती थी। इसके बाद महीनों में लगभग 40,000 यहूदियों को इस क्षेत्र से निकाल दिया गया था। 1941 में शहर के पॉडगोर्स क्षेत्र में क्राको यहूदी बस्ती की स्थापना की गई थी। इसे क्राको गैटो भी कहा जाता है। इस जगह को केवल 3,000 लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, पर इसमें 15,000 यहूदी लोगों को रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। यहूदी बस्ती दीवारों से घिरी हुई थी और इसे शहर के बाकी हिस्सों से अलग रखती थी। घेटो में हालात बहुत ही भयावह थे। कई यहूदी या तो भूखे मर रहे थे या बीमारी से मर रहे थे और कुछ को तुरंत सड़कों पर गोली मार दी जाती थी। 30 मई 1942 से नाजियों ने यहूदी घेटोस से लोगों को आसपास बने कंसंट्रेशन कैंप्स में डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसमें से बेल्सेक कंसंट्रेशन कैंप भी एक था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आइए समझते हैं कि ये कंसंट्रेशन कैंप्स थे क्या। 1941 के अंत और 1942 की शुरुआत में नाजियों ने कब्जे वाले पोलैंड में शिविरों का निर्माण किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य औद्योगिक पैमाने पर लोगों को मारना था। बेल्जेक, चेलमेनो, सोबिबोर और ट्रेवलिंग का शिविर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उपयोग करके लाखों लोगों की हत्या करने के लिए बनाए गए थे। ये कैंप्स आबादी से दूर भारी जंगली इलाकों में स्थित थे, लेकिन रेल नेटवर्क से जुड़े हुए थे। ट्रेन से उतरने पर पीड़ितों को कपड़े उतारने और अपनी संपत्ति को पीछे छोड़ने का आदेश दिया जाता था और उन्हें एक सफाई क्षेत्र में जाने के लिए कहा जाता था। जो भी कीमती सामान इन लोगों के पास से मिलता था, उसे नाजीज चुरा लेते थे। बेल्जेक, सेबिबोर और ट्रेबलिंका में उन्हें गैस चेंबर्स में ले जाया जाता था, जिसमें टैंक इंजन से धुएं और गैस को पंप किया जाता था। करीब आधे घंटे के लिए चैम्बर को सील कर दिया जाता था। दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती थी और इसके बाद शवों को गड्ढों में ले जाकर जला दिया जाता था। इस तरह लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। कोई भी जीवित नहीं बच पाया था। 13 और 14 मार्च 1943 को नाजियों ने यहूदी बस्तियों का अंतिम लिक्विडेशन का काम किया। लिक्विडेशन मतलब इनमें से लोगों को निकालकर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। काम करने में सक्षम समझे जाने वाले लगभग 2,000 यहूदियों को
लेबर और कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। जिन लोगों को काम करने के लिए अयोग्य माना जाता था उनको या तो बस्ती में गोली मार दी गई या ऑशविट्स बैरिकेनो कैंप में भेज दिया गया। दोस्तों, अब यह समझना कि ऑशविट्स बैरिकेनो कैंप था क्या बहुत जरूरी है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ऑशविट्स नाजी कब्जे वाले पोलैंड के दक्षिण में एक शहर ओसिवसिम के उपनगरों में बनाया गया था और ऑशविट्स इस शहर के नाम का जर्मनीकरण है। यह कई सारे कैंप्स का एक नेटवर्क था जिसमें लेबर और एक्सटर्मिनेशन कैंप्स भी शामिल थे। ऑशविट्स 1 के गेट पर एक चिन्ह लगाया गया था जिस पर लिखा होता था अर्बीट मच फ्री, मतलब काम आपको आजाद कर देगा। यह स्थल मुख्य रूप से ईंटों की बैरकों से बना था और इसमें बंधुआ मजदूरी करने वाले बंदियों को रखा जाता था। परिस्थितियां बहुत ही कठोर और भीड़भाड़ वाली थीं और कैदियों को भोजन में बहुत कम खाना मिलता था। इससे बहुत से लोग तो भूख से ही मर जाते थे। ऑशविट्स 2 को बैरिकेनो नाम से भी जाना जाता था। यह वही जगह थी जहां अधिकांश हत्याएं हुई थी और जहां शमशान भी बनाए गए थे। इसके अलावा इस साइट पर विशेष रूप से रोमा और सिंटे कैदियों के लिए भी एक पारिवारिक शिविर था। ऑशविट्स 3, जिसे मोनोविट्स बुना भी कहा जाता है, कारखानों का एक औद्योगिक परिसर था जिसमें कैदियों को स्लेव लेबर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इन स्थलों के आसपास अतिरिक्त 45 छोटे कैंप्स भी थे। 1941 की गर्मियों के अंत में नाजियों ने एक किलिंग मेथड के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था, जायक्लिन बी नाम की एक जहरीली गैस। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, ऑशविट्स बैरिकेनो को नाजियों द्वारा यूरोपीय यहूदियों के लिए मुख्य हत्या स्थल के रूप में चुन लिया गया क्योंकि इस जगह पर रेलवे नेटवर्क से पहुंचना बहुत आसान था। इसके साथ ही जाइक्लोन बी का उपयोग करके लोगों को मारने के लिए कैंप्स में तेजी से बड़े गैस चैम्बर्स का निर्माण करना शुरू कर दिया गया। 1942 में पूरे यूरोप से यहूदियों को ऑशविट्स बैरिकेनो ले जाया जाने लगा। नरसंहार अपने चरम पर 1944 में पहुंचा था जब केवल 2 महीने के अंदर लगभग 4 लाख से अधिक हंगेरियन यहूदियों को मार दिया गया था। शिविर में आगमन पर एक चयन प्रक्रिया शुरू होती थी जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को ट्रेनों से निकाल लिया जाता था और उनका कीमती सामान उनसे ले लिया जाता था। पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया जाता था। एक नाजी डॉक्टर जल्दी से ही यह इंस्पेक्शन करता था कि प्रत्येक व्यक्ति मजदूरी करने के लिए स्वस्थ था या नहीं था और इसी निरीक्षण के आधार पर व्यक्तियों को या तो शिविरों में या गैस चैम्बर्स में भेज दिया जाता था। विकलांगों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और छोटे बच्चों को या बीमार लोगों को इस चैन में जीवित रहने की बहुत ही कम संभावनाएं थी। जिन लोगों को मौत के लिए चुना जाता था उन्हें सीधे गैस चैम्बर्स में ले जाया जाता था और उनकी घबराहट रोकने के लिए उनको बताया जाता था कि उन्हें नहलाकर उनके शरीर से जूं हटाए जाएंगी। वहां उन्हें किसी भी शेष कीमती सामान को सौंपने के लिए बोला जाता था और उनसे सभी कपड़े निकालने के लिए भी बोला जाता था। गैस चैम्बर्स में जाने के बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और बाहर बोल्ट लगा दिए जाते थे। इन गैस चैम्बर्स में जाने वाले लोगों को जहर से मरने में लगभग 20 मिनट का समय लगता था। उनके मरने के बाद कैंप्स में से कैदियों को एसएस गार्ड्स द्वारा फोर्स किया जाता था कि वो लाशों से उनके बाल और सोने के दांत वगैरह या और कोई फीलिंग्स जो होती थी उनको निकालें। इसके बाद शवों को शमशान घाट में जला दिया जाता था। जबरन मजदूरी के लिए चुने गए कैदियों के कपड़े और सामान ले लिए जाते थे, उन्हें नहलाया जाता था और उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे। उन्हें पहनने के लिए धारीदार कपड़े दिए जाते थे और उनके हाथों पर एक टैटू बनवा दिया जाता था जिसपे कि उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता था। कैदियों की वर्दी पर अलग अलग रंग के ट्रायंगल्स लगाए जाते थे ताकि जो नाजी ऑफिसर्स थे उनको पता चल सके कि वे यहूदी, रोमा, समलैंगिक या राजनीतिक कैदी थे या नहीं। ऑशविट्स में मजबूर मजदूरों की जीवन प्रत्याशा 6 महीने से कम थी। भुखमरी, बीमारी के कारण, कठिन शारीरिक परिश्रम के कारण जल्दी ही वह लोग मर जाते थे। तो दोस्तों, इसी तरह से लगभग 1941 और 1945 के बीच नाजियों ने लगभग 60 लाख जूस को एक प्लान तरीके से मार दिया। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये लगभग यूरोप की जोइश आबादी की 2/3 आबादी थी। और आज ही के दिन यानी कि 14 मार्च 1943 को क्राको गhetto के लिक्विडेशन का काम पूरा कर लिया गया था। दोस्तों, यह इतिहास में हुए बहुत बड़े मैसेकर्स या नरसंहार जो होते हैं उनमें से एक था और इसका दर्द आज भी यहूदी लोगों के बीच में देखा जा सकता है। इसके बारे में वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हमने बहुत सी मूवीज में तो यह देखा ही होगा,
लेकिन इसको समझने के लिए इसके बैकग्राउंड में जाना भी बहुत ज़रूरी था। अगर आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी शिंडलर्स लिस्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर उस मूवी को देखें। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो होलोकॉस्ट के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।